हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में साइंस का सैंपल पेपर जो कि 2020 टू 2021 सेशन के लिए सीबीएसई ने लॉन्च किया है उसको हम सॉल्व करते हैं। लास्ट के बच्चों 2 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपको सैंपल पेपर का पूरा प्लेलिस्ट चाहिए जो कि वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में हम यहाँ पे करा रहे हैं, साथ में हम डिस्कशन भी करते रहते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चंस और एग्जाम में आ सकते हैं। ये पूरा प्लेलिस्ट बच्चों अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ में वहां पे आपको सैंपल पेपर का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पुराने बच्चों को तो पता ही कैसे चलता है चैनल पे। जो बच्चे नए आए हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट चेक करिए, रीड मोर पे क्लिक करिए। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं प्रिपेयर है बच्चों, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप वहां से चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। पिन कमेंट में पूरा सिलेबस मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का दे रखा है। ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो वहां से। एक चीज और कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने पूरा कराया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पे व्हाट्सएप करके आप क्वेरी कर सकते हैं कि सर प्लेलिस्ट कैसे देखना है या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है 7503644171 पे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेते हैं स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ये कंडक्टर है सपोज, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये देखिए हमने यहाँ करंट की डायरेक्शन एरो से दिखाई हुई है, और ये आपका कंडक्टर है। तो जब किसी कंडक्टर में बच्चों करंट फ्लो करता है, पता है, तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट को ले जाने वाला कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड एक बनाएगा अपने चारों तरफ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ बनाता है, इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। अपना राइट हैंड लीजिए और थंब को करंट की डायरेक्शन में ऐसा रखिए, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो थंब को ऐसा करंट की डायरेक्शन में रखो ऐसा, और अपनी ये जो चारों उंगलियां हैं, 4 फिंगर्स जो हैं आपकी, इसको आप ऐसा कर्ल कर लो, ऐसा घुमाओ। तो जब ऐसा घुमाओगे तो आपको ऐसा सर्कल बन के आ रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखानी है वो कुछ इस तरीके से दिखानी है। यहाँ पे एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ है आपकी, ये करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, थंब ऐसे रखा हमने, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोर्ड प्लेन इसमें घुसेंगी, ऐसे पीछे से निकल के आएंगी। तो इस चीज़ को हम लोग देखिए कैसे दिखाएंगे। ये हमने फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई आपको, ठीक है, ये एरो हमने दिखाया, और ये देखिए ये वायर कह रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कंडक्टर के पीछे से ले जा रहे हैं, क्योंकि ये कंडक्टर के पीछे से निकल के ऐसे आ रही होगी, तो यहाँ पे हमने एरो दिखा दिया। ठीक, फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ऐसे करके दिखा दी, ये देखिए, और ये कंडक्टर के पीछे से गई, यहाँ से निकल के आई, ये ऐसे। इस तरीके से बच्चों अगर आप 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दोगे एग्जाम में तो 1 मार्क्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर इन शेप होंगी और कॉन्सेंट्रिक होंगी। कॉन्सेंट्रिक होंगी का मतलब क्या होता है कि अगर हम टॉप से देखें, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती नहीं है, सब क्लास में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो टॉप से अगर हम सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें, ये देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर में ऐसे कुछ बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो टॉप से देखेंगे बच्चों, सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक होंगी। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सभी सर्कल्स जो भी बन रहे हैं सबके सेंटर सेम पॉइंट पे होंगे, यानी कि जो टॉप व्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, अगर हम इमेजिन करें तो कुछ इस तरीके से और टॉप व्यू होगा, ये देखिए। ठीक, ये ऐसे, ये कॉन्सेंट्रिक है, सभी का सेंटर क्या है, सेम है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 2 अनइक्वल, ध्यान दें, 2 अनइक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, 2 अनइक्वल रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, मतलब समझो बच्चों, ध्यान से चेक करिए। देखिए एक रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ इतनी है, और दूसरा रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ इतनी है। ठीक है, तो दोनों की लेंथ सेम नहीं है, करेक्ट। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को हमने पैरेलल में लगा दिया। अब देखिए पैरेलल में कैसे लगाओगे, थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए। ये देखिए ये हुआ आपका एक कंडक्टर, मैं ज़्यादा लेंथ का बना देता हूँ। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस ऐसा है, कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो एक रेजिस्टेंस ऐसा है, और ये देखिए ये रेजिस्टेंस एक ऐसा है, ये देखिए। ठीक, दोनों को हमने पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में कैसे लगाते थे याद करिए बच्चों, पैरेलल में हम कुछ इस तरीके से लगाते थे कि ये देखिए, ये यहाँ पे सेल या बैटरी आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमने लगा दिया। ठीक, पैरेलल में का मतलब क्या है कि दोनों जो रेजिस्टेंस है उनके एक एंड सेम पॉइंट पे, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और दोनों के जो दूसरे एंड है, दोनों कंडक्टर के सेकंड एंड बैटरी के दूसरे टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, करेक्ट।
अब आइए जो यहाँ पे पढ़ते हैं, कह रहा है कि इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर्स, एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आई एंड आर, कह रहा है कि आपको रेजिस्टेंसेस नहीं पता है और आपको अगर करंट नहीं पता है, तो दोनों का बच्चों हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है दोनों वायर का, ठीक है, कोई बात नहीं। और वायर का मतलब आप ये समझ लो रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, करेक्ट। और दोनों में कितनी करंट जा रही है ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो बैटरी से यहाँ से बच्चों करंट निकलेगी, लेट अस अज्यूम यहाँ से आई करंट निकलती है, इसमें कितनी आती है, इसमें कितनी आती है नहीं पता, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इतना, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये हमें नहीं पता, ठीक। कह रहा है कि व्हाट कैन बी से अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रजिस्टर। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, क्लास में हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्या कि जब दो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक। तो सीधे आपको एग्जाम में यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गए, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया आपका, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट कंडक्टर, ये आपका फर्स्ट कंडक्टर है और ये आपका सेकंड कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर या फिर आप रजिस्टर कुछ भी बोल दो, फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस और सेकंड रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एग्जाम में लिख दिया क्या, वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस बोथ। और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला भी देना है क्या, W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अब ये कहानी चल क्या रही है, जिन्होंने क्लास करी उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने नहीं करी उनको मैं आइए बता देता हूँ। बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे बच्चे करते भी रहते हैं, सर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम रहता है। याद करिए जब हमने क्लास में पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो कभी भी पैरेलल में हमने रजिस्टर के लेंथ की बात नहीं करी थी कभी भी ना, कि कोई रेजिस्टेंस लंबा है कि छोटा है, चाहे लंबा हो कोई रेजिस्टेंस चाहे छोटा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होता था, सेम होता था, ठीक है ना, ये बात है। अब होता क्या है, ये कहानी आई आज हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि ये जो बैटरी, ठीक है, ये बैटरी तो करंट को चलाती है, करंट को चलाने का मतलब है, बहुत ध्यान से चेक करिए, बैटरी में ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा रहते हैं, कलेक्टेड रहते हैं, किसी भी कारण से यहाँ बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रही है बच्चों, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कलेक्टेड हैं नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कलेक्टेड हो जाते हैं और आप इसको एक पाथ देते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करना शुरू करेंगे, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इधर कहीं इस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, असली बात क्या है बच्चों, असली बात यहां पर यह है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट तो एक कन्वेंशनल तरीका, हमने मान लिया हाँ भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, क्लास में हमने आपको बताया, एक्चुअल में फ्लो क्या करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, ये बी से कहां पे आएगा, ए पे, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, ये बी से ए पे आने के इसके दो रास्ते हैं, ठीक है बच्चों, इससे बी से ए पे आने के इसके दो रास्ते हैं, ठीक है। एक ये ऊपर वाले कंडक्टर से भी आ सकता है और नीचे वाले कंडक्टर से भी आ सकता है, ठीक। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है, क्या लगाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा धक्का देती है और इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। अब समझ रहा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, ध्यान दें, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते होंगे ये रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 में, जैसे आप किसी स्टेशन पे चल रहे हो, बहुत भीड़ है, तो जब आप अंदर लोगों से टकराओगे उस स्टेशन पे, तो आपका एनर्जी लूज होगा, आप ऐसा समझ लो, एनर्जी आपका लूज होगा, आप थक जाओगे, ऐसे सोच लो, आप एनर्जी वहाँ ड्रॉप कर दोगे, करेक्ट। तो आप ये देखिए, ये रहा स्टेशन और ये रहा स्टेशन, फर्स्ट स्टेशन सेकंड स्टेशन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो जब जाएंगे तो रजिस्टर में जो दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स उनसे टक्कर खाएंगे और उनका एनर्जी क्या होगा, ड्रॉप होगा। इसी को हम बोलते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। सुनो, इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का कौन मार रहा है, तो जवाब है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स धक्का मार रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड करती है। ये क्लास 12 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ये समझो कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे ना नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसा पुश लगेगा बैटरी के द्वारा, क्योंकि और भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है ना, तो लगातार इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव के कारण ऐसा रिपल्शन महसूस करेंगे, ऐसे अभी आप सोच लो। वैसे तो अंदर ये बैटरी में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाती है और वो फील्ड ही चार्ज पे फोर्स लगाती है। मोटी मोटी बात समझो भी आप क्लास 10 में कि बैटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेंगे। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यहाँ पे बात आ रही, और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, सुन लीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो कि जिनके द्वारा जब वर्क डन किया जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनके द्वारा जब वर्क डन किया जाता है, तो वो वर्क डन, सुन लो बच्चों, वो वर्क डन
कौन सा वर्क डन? जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं किसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर या किसी पार्टिकल के ऊपर। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स करके जो वर्क करते हैं ना, वो वर्क इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, वो पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। फिर से सुन लीजिए क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है नेचर का। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा के जो वर्क डन करेगा ना चार्ज पार्टिकल पे, वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि बच्चों यहां से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन का रास्ता ये फर्स्ट पाथ से, एक इलेक्ट्रॉन का रास्ता सेकंड पाथ से, ठीक। तो फर्स्ट वाला पाथ लेंदी है और सेकंड वाला पाथ क्या है? छोटा है। लेकिन आप ध्यान से चेक करिए यहां पर इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट बी। और यहां पर फाइनल पॉइंट क्या है आपका? फाइनल पॉइंट है पॉइंट ए। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इधर से। अब दोनों इलेक्ट्रॉन को देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। दोनों इलेक्ट्रॉन का फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। तो इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन सेम है, भले पाथ लेंथ इनकी क्या हो? अलग अलग हो। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है, उस पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर वो फोर्स लगाएगा ना, तो दोनों ही चार्ज पार्टिकल पे बच्चों वर्क डन क्या करेगा? सेम करेगा। वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और सुन लीजिए ध्यान से, जो वर्क डन बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स पे करेगा, कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ड्रॉप हो जाता है यहां रजिस्टर में, ठीक है। भाई देखो सीधी सी बात है, आप जब स्टेशन पे चल रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी है ना, वो अब जब आप थक जाओगे तो आप बोलोगे भाई मेरी तो एनर्जी क्या हो गई? ड्रॉप हो गई, मेरी एनर्जी ड्रॉप हो गई, यही बोलोगे ना। तो इसी चीज को फिजिक्स में क्या बोला जाता है? एनर्जी का ड्रॉप होना। कौन इस पे बच्चों फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है इस पे। अब जब फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे वर्क डन कर रहा है। अब ये चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनके पास एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी है। लेकिन जब ये रजिस्टर में पहुंचेंगे तो आपको पता है रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर चार्ज पार्टिकल्स को चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चार्ज पार्टिकल कोलिजन महसूस करते हैं, वहां टक्कर होती है। बिकॉज इस रजिस्टर में अंदर बच्चों बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? टक्कर करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रास्ते में टक्कर करेगा, रजिस्टर में टक्कर करता हुआ जाएगा, तो अपना एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। लेकिन ये एनर्जी आई कहां से? बताइए, ये एनर्जी कहां से आई? ये एनर्जी आई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जो वर्क डन किया था किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी यहां ड्रॉप हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब एक बात बताओ बच्चों मुझे कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क कितना किया है? W, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन पे भी कितना वर्क किया होगा? W। क्यों? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, वो जो वर्क डन करते हैं ना किसी पार्टिकल पे, वो पाथ पे ही नहीं डिपेंड करता है। दोनों के इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो दोनों के इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। अब बताओ, एक बात बताओ, इस पे वर्क डन हुआ W का और इस इलेक्ट्रॉन पे भी वर्क डन हुआ W का। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा, ठीक। तो एक बात बताओ बच्चों, आपको पता है वर्क एनर्जी में चेंज हो जाता है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क एनर्जी में चेंज आता है। तो सोचो अगर इस पे मान लो 20 जूल का वर्क किया है और इस पे भी अगर 20 जूल का वर्क किया है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स कि जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कितना ड्रॉप करेगा रास्ते में, और ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो जो वर्क डन किया गया इस पे वही तो ड्रॉप होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस। यानी कि 20 जूल का ड्रॉप इधर और 20 जूल का ड्रॉप सेकंड रजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस चीज को अगर आप नोट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट वर्क इज डन, this means that work is does on a particle depends only on the initial and final position of the force, ठीक है, कि कहां से कहां तक फोर्स लगाया गया है या पार्टिकल कहां से कहां तक मूव करता है फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही केवल डिपेंड करता है, ठीक है। क्या डिपेंड करता है? वर्क डन किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा किया गया वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है एंड डज नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, ठीक है, पाथ की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए आपका रजिस्टर चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, अगर दोनों को पैरेलल में लगा दिया है तो दोनों के रजिस्टर के एक एंड एक पॉइंट पे और दोनों रजिस्टर के एक एंड दूसरे पॉइंट पे, तो जब यहाँ बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उन्हें फाइनली कहाँ से कहाँ यात्रा करनी होगी, कहाँ से कहाँ जर्नी करनी होगी? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन, ठीक है। और यही वर्क डन किस में चेंज आता है? एनर्जी में। अब इसी चीज को हमने क्लास में आपको पढ़ाया था, याद करिए। पोटेंशियल डिफरेंस V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी, हाँ क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, सुनो,
यही हमने आपको क्लास में पढ़ाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर इज गिवन बाय, क्या होता था, V की वैल्यू निकालो यहां से, W बाय Q, यही पढ़ाया था। Q क्या होता था बताओ, चार्ज, ठीक है, और W क्या होता था, वर्क। ये वर्क कौन करता था, ये वर्क कोई एक्सटर्नल एजेंट करेगा। अब एक्सटर्नल एजेंट क्या है यहाँ पे, बैटरी है। बैटरी किस पे वर्क कर रही है बोलो बच्चों, बैटरी कर रही है यहाँ पे Q चार्ज की जगह क्या है, यहाँ Q की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कितना लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन हो तो 5 ही रख देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही रख देंगे। तो देखिए वर्क डन ऑन चार्ज इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट, करेक्ट। और ये वर्क डन कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये वर्क डन बच्चों जब पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, जितना वर्क डन इस इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना इस इलेक्ट्रॉन पे होगा, तो दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो भी रजिस्टर लगे हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि यही वर्क डन तो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, यही ड्रॉप होता है पोटेंशियल ड्रॉप जो वर्क डन इस पे होता है। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। आइए हम आपको और क्लियर दिखाते हैं। मान लीजिए हमने 1 कूलॉम का चार्ज भेजा, 1 कूलॉम का हमने चार्ज भेजा, ठीक है। तो 1 कूलॉम, तो यहाँ Q की वैल्यू कितनी रखोगे, 1, तो V कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन 1, यानी कि W आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, W आ गया। तो 1 कूलॉम का चार्ज मान लो यहाँ से जा रहा है, 1 कूलॉम का चार्ज मान लो यहाँ से जा रहा है, तो दोनों पे वर्क डन कितना होगा, सेम होगा। तो दोनों पे अगर वर्क डन सेम होगा तो 1 कूलॉम पे किया गया वर्क डन ही किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। इन दोनों पॉइंट के, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब सुनो, क्या आपको एग्जाम में ये लिखना है, तो जवाब है नहीं, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम होता है, करेक्ट। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है कि वोल्टेज ड्रॉप इज या पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस बोथ रजिस्टर्स, अक्रॉस बोथ रजिस्टर्स। और यहां पे आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, W इज इक्वल टू V इंटू Q, ये आपको लिख के दिखाना है, या फिर V इज इक्वल टू W बाई Q से आप W की वैल्यू निकालेंगे, W इज इक्वल टू V इंटू Q आ जाएगा, करेक्ट। ये सब आपको दिखाना नहीं है यहाँ पर। कोई डाउट है बताइए। अगर आपको क्लास 10th में यहाँ पे रीजन लिखना हो तो रीजन ये रहा, फॉर्मूले से आप बता सकते हो। दूसरा रीजन आप सिंपली ये सकते हो कि वी नो दैट इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज सेम, इतना लिख सकते हो। डिटेल में मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम होता है। ओके, कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, ओके। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था ना अभी, V इज इक्वल टू W बाई Q, ओके, उसको आप क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जाम में नहीं लिखिएगा, क्योंकि पता है रीजन देखिए नहीं पूछा है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो अननेसेसरी चीज मत लिखिए। वो थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। तो V इज इक्वल टू W बाई Q, जिससे कि आपका फॉर्मूला आया था W इज इक्वल टू V इंटू Q, तो उसको आप नहीं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने अभी पढ़ाया था आपको, ठीक है, उसमें आप इतना लिखिए केवल अनइक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे होंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा, ठीक। जितना पूछा जाए उतना लिखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। अब लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना पूछा जा रहा है उतना लिखो। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये वाला फॉर्मूला हमें लिखना है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A इन स्पेस। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A इज गिवन एज V। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। अब देखिए बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A। अब देखो बच्चों, लेट अस अज्यूम हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती थी, जब कोई प्लस Q चार्ज हम लोग बना रखते थे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आती थी प्लस Q चार्ज से, याद होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो प्लस Q चार्ज से बाहर निकलती हैं और माइनस Q में एंटर करती हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट क्या है, A है, कोई पॉइंट क्या है, A है, करेक्ट। और इस पॉइंट A का जो पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है, देखिए द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A इज गिवन एज V। देखो बच्चों इन्होंने पॉइंट A को स्पेस में बोला है। स्पेस में इसलिए बोला है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी वो स्पेस में ही तो बनी होगी ना। ये प्लस Q चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। अब जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, परेशान होने की बात नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आपने क्लास नहीं करी तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए। बस आप ये समझिए कि स्पेस में कोई पॉइंट A है जहाँ का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट A का जो पोटेंशियल है वो कितना है, इसका पोटेंशियल है आपका V, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए, इन्होंने क्या किया है, कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। ओके, चार्ज क्या है, Q है,
अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आप जब काफ़ी थोड़ा सा दूर चले जाओगे ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा दूर चले जाओगे, तो जब हम दूर चले जाते हैं तो हम बोलते हैं हम स्पेस में, वो सॉरी इन्फिनिटी पे आ गए। कहाँ आ गए? इन्फिनिटी पे। मतलब सीधी सीधी बात, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव इफेक्ट जहाँ पे खत्म हो जाता है उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा इससे दूर आ गए हम। अब ये इन्फिनिटी जो है हमारा, इन्फिनिटी, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से बच्चों हमने चार्ज Q को उठाया, ठीक। पढ़िए क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से उठा के कहाँ तक लाना है हमें? इन्फिनिटी से उठा के कहाँ तक लाना है? A तक, ठीक है। तो इन्फिनिटी से उठा के इस चार्ज को हमें कहाँ तक लाना है? A तक। बच्चों याद करिए, हमने आपको क्या बताया था, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। हमेशा याद रखिए, ठीक है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 माना गया फिजिक्स में, ठीक है। जिनको नहीं पता नोट कर लें। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0, पोटेंशियल TENTIAL, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज व्हाट? 0। देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को हम ऐसे लिख रहे हैं, V और नीचे इन्फिनिटी लिख दिया। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? V इन्फिनिटी मतलब पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों? 0। ये क्लास में आपको लिखाया गया, फिजिक्स में मान लिया गया है, सब मनगढ़ंत कहानी है, सब मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट A को हमने VA से दिखाया। पोटेंशियल एट A 0 नहीं होगा ये, पोटेंशियल एट A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कैपिटल V दिया हुआ है। A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू? कैपिटल V दिया हुआ है। इसमें कोई डाउट है? फिर से सभी बच्चे क्लियर कर लें, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? V दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ाई गई थी क्लास में? याद करिए, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन थी वो थी वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम, कहां से कहां तक लाते थे? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती थी? याद करिए, वर्क डन in bringing a charge Q from infinity to that point is known as what? Potential difference between these 2 points। बात समझो जरा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता था उसको हम क्या बोलते थे? पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क डन किस पे किया जाता था? चार्ज पे। सुन लो, जिसको अभी भी नहीं फील आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, सुनो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तो तुम्हें पता है ना कि प्लस प्लस को रिपेल करता है, ये भी नहीं पता? प्लस चार्ज को, अरे यार जैसे मैग्नेट का नॉर्थ को रिपेल करता है, नॉर्थ के पास नॉर्थ लाओगे तो रिपल्शन होगा। अब अगर आपको नॉर्थ के पास नॉर्थ लाना है तो मान लो इसको फिक्स कर दिया, तो ये वाले नॉर्थ को ऐसा, ये ऐसा दम लगा के लाना पड़ेगा, ठीक। तो सुनो, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, जिसने स्पेस में क्या बना रखी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चार्ज आप Q इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, यहाँ तक A तक लेके आना है, ठीक। एक बात बताओ बच्चों, इसको अगर ऐसा लाना है और कांस्टेंट स्पीड से लाया जाता है, देखो मैं पेपर करा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इसको कांस्टेंट स्पीड से लाना है, ये कांस्टेंट स्पीड से मतलब जिस स्पीड से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो 5 मीटर पर सेकंड से चलता रहे। देखो चल रहा है, ये भी प्लस है और वो भी प्लस है। जैसे ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा, और जब धक्का मारेगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ? तुम्हें इस पे वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वर्क डन करके ला के कहाँ सेट करना होगा? A पे। तो तुम इस पे क्या कर रहे हो? वर्क डन कर तो रहे हो, और ये वर्क डन तुम कहाँ से कहाँ कर रहे हो? इन्फिनिटी से कहाँ तक लाने में? A तक लाने में वर्क डन कर रहे हो, ठीक है। तो यही जो वर्क डन तुमने किया है इन्फिनिटी से पॉइंट A पे लाने का, यही जो वर्क डन है, यही किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। कौन कौन से पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड व्हाट? A। तो यहाँ पे देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस को VPD से लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम ऐसे आपको दिखा देते हैं, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड A इज गिवन बाय वर्क डन। वर्क डन कितना किया गया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करिए वर्क डन कितना अच्छा क्वेश्चन में नहीं दिया, व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है। तो लेट द वर्क डन इज व्हाट? कैपिटल W। माना हमने कितना वर्क डन किया है? कैपिटल W। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड A इज द वर्क डन ऑन व्हाट? वर्क डन ऑन दिस चार्ज Q, करेक्ट। अब एक बात बताओ बच्चों, ये क्या है? V इन्फिनिटी A, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड A। एक बार बताओ बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ध्यान चेक करिए, यानी कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल,
देखो जिन्होंने क्लास नहीं करी ना उनके लिए ना मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, फाइनल पॉइंट क्या है? ए, यानी कि ए का पोटेंशियल और माइनस इनिशियल पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी का पोटेंशियल। यही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इन्फिनिटी एंड ए। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने कैसे लिखा था? वी इन्फिनिटी ए से। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ए इज इक्वल्स टू व्हाट? जितना वर्क डन किया डिवाइडेड बाय ऑन द चार्ज, जितने चार्ज पे वर्क डन किया है। कोई डाउट है? अब नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप चलिए वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो वैल्यू रखना यदि हम शुरू करें तो देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? कैपिटल वी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना रखेंगे? वी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, कितना माना गया फिजिक्स में? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू वर्क डन हमने कितना किया है? W, ठीक, और डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है? Q है। अब बताओ बच्चों V माइनस 0 कितना होता है? V होता है, V माइनस 0 V बराबर W बाय Q, और W वर्क डन किया था आपने, ठीक है, Q चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A जिसका कि पोटेंशियल V है वहां तक लाने में। अब यहाँ से W की वैल्यू निकालिए, W बराबर V इंटू Q, तो W बराबर क्या आ गया? V इंटू Q। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने कितना वर्क डन किया? V एंड Q, और यही वर्क डन हमको निकालना था कौन से टर्म्स में? Q एंड V के टर्म्स में। Q और V गिवन क्वांटिटीज थी क्वेश्चन में, तो Q और V के फॉर्म में आ गया। बताइए कोई डाउट है? अगर यूनिट लिखनी हो तो एसआई यूनिट्स क्या होती? जूल्स होती। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो ये हमारा आंसर है, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। ओके, कर लीजिए। कोई डाउट है क्या? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 एजर्शन रीजन है। अब देखिए एजर्शन रीजन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो एजर्शन क्या होता है? एजर्शन मतलब होता है उपकथन, मतलब एक स्टेटमेंट दिया होगा और उसके नीचे उसका रीजन दिया होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, एजर्शन दिया होगा फिर रीजन, यानी कि पहले के स्टेटमेंट दिया होगा। एजर्शन को बच्चों आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा और यहाँ पे उसका रीजन दिया रहेगा। ठीक, एजर्शन को कैपिटल A से दिखाया जाता है आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, और रीजन को कैपिटल R से दिखाया जाता है। ठीक, दिया रहेगा दोनों। अब क्या करना होता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 14 में ले रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस कहाँ गए? बायोलॉजी के। बायोलॉजी मैंने पढ़ाया नहीं चैनल पे, तो मैं नहीं कराऊंगा उसको। PDF दिया होगा नीचे, तो वहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको नीचे ABCD करके ना कोड दिए रहते हैं। कोड कैसे होते हैं सुन लीजिए। कोड कुछ इस तरीके से होते हैं, बोथ कैपिटल A एंड कैपिटल R आर ट्रू। मतलब कैपिटल A का मतलब एजर्शन, कैपिटल R का मतलब क्या? रीजन। मतलब जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। फिर आगे R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ठीक है, यानी कि जो रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? स्टेटमेंट का, एजर्शन का। ठीक, उसके बाद B में दिया रहेगा आपको बोथ A एंड R आर ट्रू, मतलब एजर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? स्टेटमेंट का। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, मतलब एजर्शन तो सही है बट रीजन हमारा फॉल्स है। और A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, यानी कि एजर्शन तो रॉन्ग है बट रीजन ट्रू है। तो इसमें ABCD कोड होते हैं 4, इसमें से आपको एक कोई चूज करना होता है। ठीक है, तो आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको व्हाइट वॉश, दीवारों में जो व्हाइट वॉश किया जाता है वो वाली रिएक्शन आइए मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार फिर से याद दिला दूँ। याद करिए बच्चों, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेते थे सॉलिड, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड लेते थे सॉलिड, ये क्लास में खूब पढ़ाया हुआ है आपको बहुत डिटेल में। कैल्शियम ऑक्साइड लेते थे और इसको हम लोग इसमें वाटर मिलाते थे, याद है, लिक्विड वाटर मिलाते थे, खूब सारा वाटर मिलाते जाते थे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता था। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एक्वस, एक्वस मतलब सॉल्यूशन, पानी मौजूद है, एक्वस सॉल्यूशन बनता है। चेक कर लीजिए, बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 कैल्शियम है, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में वाटर मिलाते गए, इसमें मिलाते गए, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। और ये एक एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट इवॉल्व होता है, और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। बहरहाल तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सॉल्यूशन जो बनता है बच्चों, ठीक है, इसको ड्रम में भर लेते हैं हम लोग, बकेट में या फिर किसी मेटल की बकेट में या ड्रम में, ऐसा या किसी प्लास्टिक के कंटेनर में हमने इसको भर लिया। ये देखिए ये सॉल्यूशन है आपका बच्चों किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ठीक है, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सुना है ना आपने, चूना पोत दो दीवार में, चूना लगा दो वही चीज़ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रश से ऐसा निकाल के दीवारों पे हमने ऐसा लगा दिया। अब क्या होता है, उस टाइम तो शाइन नहीं आता है, 2 या 3 दिन के बाद आप देखते हो शाइन आ जाता है। अब शाइन क्यों आता है वो हम आपको आइए याद दिला दें।
तो ये जो दीवार पे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने दीवारों पे लगा दिया एक्वस। अब क्या होता है आपको पता है, दीवारों के कांटेक्ट में क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर का एयर है। भाई एयर तो दीवारों के आसपास है ही ना, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस हमारी एयर में मौजूद है, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ बच्चों 2 या 3 दिन उसको लगते हैं रिएक्शन कर करके कैल्शियम कार्बोनेट का थिन लेयर बनाती है दीवार पे, पतली कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाती है। आप देखते हो ना जहाँ चूना झड़ता है तो कुछ पपड़ी उसकी निकल जाती है, वहाँ से कुछ थिन पतली सी लेयर निकलती है ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की बच्चों लेयर होती है व्हाइट कलर की, ठीक है। तो देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में मौजूद है उससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड के फॉर्म में होगा, थिन लेयर्स होंगी, ये थिन लेयर्स होंगी, ये पतली पतली लेयर्स होंगी, और प्लस वाटर बच्चों वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है, याद होगा आपको। तो ये देखिए वाटर आपका गैसियस फॉर्म में ये उड़ गया वेपर बन के, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। क्या ये नीचे वाली रिएक्शन बच्चों बैलेंस है? बैलेंस तो आप लोग चलो कर सकते हो, है ना, तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं। वैसे भी 3+1 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन +2 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम 1, मेरे ख्याल से बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस है। यहाँ पे आपने क्या देखा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का थिन लेयर बना है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का थिन लेयर बना है, इसी की वजह से कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। पानी तोड़ गया तो बस पूरी दीवार पे सूखा सूखा यही लगा रहेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का थिन लेयर आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसका एजर्शन देखिए, यानी कि स्टेटमेंट कह रहा है आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। कह रहा जब हम वाइट वॉश कर देते हैं तो हमें शाइनी एक वाइट शाइनी फिनिश मिलता है दीवारों पे। हाँ मिलता है, ये तो सही बोल रहे हैं, यानी कि एजर्शन तो बच्चों ट्रू है। एजर्शन तो कैसा है, लिख देता हूँ, सही बात बोली इन्होंने, तो कॉमन सी बात है, ठीक है, एजर्शन ट्रू है। आइए रीजन देखते हैं। रीजन में कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक तो बात इसने सही करी है कि भाई कैल्शियम, ओहो गलत कर दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड से को तो पहले हमने वाटर में मिलाया था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगाया था ना, और इन्होंने क्या बोल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भैया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये तो बनता ही नहीं है कभी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और कौन किससे रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। और इन्होंने क्या बोल दिया आपसे, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है। ऐसा तो होता नहीं है, तो इसका मतलब इसका रीजन तो बच्चों रॉन्ग है, यानी कि एजर्शन तो ठीक था, रीजन क्या था, रॉन्ग था। कह रहा विच गिव्स शाइनी वाइट, हाँ शाइनी वाइट तो देता है, रीजन इसका गलत है। तो ये रहा इसका रीजन, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में देखो बच्चों, ये सब जो पेपर में क्वेश्चन आए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको घुमा के भी आ सकता है। अब 2 मार्कर में आ गया एग्जाम में, बोलेगा कि भाई व्हाइट वॉशिंग का मैकेनिज्म लिखिए, कि व्हाइट वॉशिंग जब हम करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं तो उसका क्या मैकेनिज्म होता है, पूरा प्रोसेस केमिकली आप उसको दिखाइए। 2 मार्क्स में आ गया, तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिखनी होगी। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में लाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है पहले, एक्वस उसको दीवार पे लगाते हैं, 2 या 3 दिन के बाद क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि गीला गीला भी लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, वाटर यहाँ से निकल जाता है, वेपर बन के उड़ जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर आ जाएगी दीवार पे जो कि शाइन करती है, ठीक है, उसी की वजह से हमें दीवारें शाइनी लगती हैं, व्हाइट कलर की चमकती हुई नजर आती हैं, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो, इसलिए सैंपल पेपर को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में कोड्स क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए, बोथ A and R आर ट्रू। क्या बच्चों एजर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं? नहीं, यहीं पे बात गलत हो गई, तो इस पर हम टिक करेंगे नहीं। बी पार्ट, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यहीं पे बात गलत हो गई, एजर्शन तो ट्रू है बट रीजन थोड़ी ना ट्रू है। सी पे आइए, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हाँ भाई ये तो मेरे को सही लग रहा है, तो सी पे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एजर्शन क्या है, ट्रू है, कि स्टेटमेंट ट्रू है बट उसका रीजन क्या है, फॉल्स है, ठीक। करेक्ट रीजन करने के लिए बोलेगा तो वो भी आप लिख सकते हो। अब डी पार्ट देखिए, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज नो, ऐसा तो है नहीं, एजर्शन हमारा ट्रू था, कह रहे हैं एजर्शन क्या है, फॉल्स है। कोई डाउट है बताइए? हाँ ओके। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी का आप नीचे PDF से देख सकते हैं, ठीक है, उसको खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं अभी उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। जब मैं पढ़ाऊँगा जिस भी बैच को जो भी बच्चे आएंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 14 है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आएगा, और वहाँ पे आप जो भी चैप्टर्स आपको नहीं आते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों ने मेरे को NCERT एग्जाम्पलर में नीचे कमेंट करते हैं, है ना, वो कह रहे हैं वाह सर क्या घुमाया है आपने। अरे यार मैं क्या घुमा रहा हूँ, तुम घुमा रहे हो, तुमने चैप्टर ठीक से पढ़ा नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो तुम NCERT एग्जाम्पलर पहले देखने पहुंच जाते हो, कॉन्सेप्ट तो है नहीं तुम्हारे क्लियर। तो भैया पहले चैप्टर तो देख लो यार, 1-1 घंटे में तुम यूट्यूब से चैप्टर पढ़ ले रहे हो उल्टा सीधा, कहीं से भी कोई भी पढ़ा रहा है,
ठीक है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप कमेंट करिए नीचे जाके, ठीक है, ठीक तरीके से। सही क्वेश्चन पूछोगे मैं सही तरीके से उसका जवाब दूंगा, अगर जेन्युइन क्वेश्चन होगा। फालतू का कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उसका मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि भाई पढ़ के आए नहीं हो और क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो फिर बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। सारे लिंक नीचे दिए हुए हैं, अच्छी तरीके से पढ़िए, टाइम देके पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले आपको क्या करना है, ऊपर जो लेक्चर्स दिए होते हैं उनको देखना होता है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना होता है सेम चैप्टर का, तब कॉन्सेप्ट खुलेगा, तब दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन चेक करिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।